हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसमें आपको BMLT फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सारे सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड। तो जैसा कि हमने बताया था, पोली मीन्स होता है मैनी, सेकेराइड मीन्स होता है शुगर, यानी बहुत सारे शुगर यूनिट्स, यानी कि मोर देन 10 जब आपस में ज्वाइन करते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से तो उसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। ठीक है दोस्तों, पॉलीसेकेराइड दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोपॉलीसेकेराइड और एक होता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं पहले होमोपॉलीसेकेराइड की। तो होमो मतलब होता है दोस्तों सेम, और पोली मीन्स मैनी और सेकेराइड मीन्स शुगर, मतलब सेम टाइप के बहुत सारे शुगर यूनिट रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है। होमो मीन्स होता है सेम, पोली मीन्स मैनी, सेकेराइड्स मीन्स शुगर, यानी सेम टाइप के बहुत सारे शुगर की यूनिट। तो यहाँ पे लिखा है यह एक ही प्रकार के कई सारे मोनोसेकेराइड्स यूनिट से मिलके बने होते हैं। सही बात है, यानी कि मान के चलो एक ग्लूकोज की चेन है तो ग्लूकोज 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 ऐसे ही बहुत सारी चेन मिलके बनी है, तो उसको बोलेंगे पॉलीसेकेराइड। तो आप यहाँ पे समझ चुके हो कि यदि कोई बड़ी सी चेन है तो उसमें जितने भी शुगर यूनिट रहेंगे एक ही टाइप के रहेंगे, या तो ग्लूकोज के टाइप के या फ्रक्टोज या गैलेक्टोज, जो भी हो लेकिन एक ही टाइप के रहेंगे। ठीक है, तो इसको और सिंपल में मैंने लिख दिया है कि सेम टाइप के सेवरल यूनिट्स, और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया और इनुलिन। ये इनुलिन है, इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन क्या होता है? हार्मोन होता है। ये इनुलिन क्या है? पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हेटेरोपॉलीसेकेराइड की। होमो और हेटेरो में डिफरेंस क्या है? होमो मीन्स मतलब एक ही टाइप के शुगर यूनिट रहेंगे, यानी अगर आपकी बहुत बड़ी चेन है तो सारे चेन में एक ही टाइप के शुगर रहेंगे, या तो ग्लूकोज ग्लूकोज का ही या तो फ्रक्टोज फ्रक्टोज का ही। जबकि हेटेरो में क्या होता है? ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, और भी अदर टाइप के शुगर यूनिट्स हो सकते हैं। मतलब या दो अलग अलग शुगर यूनिट तो होंगे ही होंगे, मोर देन 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है यह दो या दो से अधिक प्रकार के कई सारे मोनोसेकेराइड्स यूनिट से मिलके बने होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड। हेटेरो मतलब होता ही डिफरेंट, पोली मीन्स मैनी, सेकेराइड्स मीन्स शुगर यूनिट, यानी डिफरेंट टाइप के बहुत सारी शुगर यूनिट। तो यहाँ पे लिखा है 2 और मोर डिफरेंट टाइप के सेवरल यूनिट्स, जिसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है हिपेरिन, कोंड्रोटिन सल्फेट, ETC, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड में अंतर क्या है। मतलब एक ही टाइप के अगर बहुत सारी शुगर यूनिट रहेंगे तो उसको बोलेंगे होमोपॉलीसेकेराइड, और यदि अलग अलग टाइप के, अलग अलग में कम से कम दो तो अलग होने ही चाहिए, तो दो या दो से अधिक अलग अलग टाइप के बहुत सारे शुगर यूनिट रहें तो उसको बोलते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग इन नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मतलब कौन से शुगर रिड्यूसिंग वाले होते हैं और कौन से शुगर नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, इसके आधार पर दो टाइप्स के होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो पहला होता है रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर के बारे में क्या लिखा है कि रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टोलिन रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट या बेनेडिक्ट रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं। इनमें एक फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग शुगर ऐसे होते हैं ना, अगर आप उनका स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें आप क्या पाओगे? एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप पाओगे या एक फ्री कीटोन ग्रुप, दोनों में से एक तो फ्री जरूर रहेगा। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप मैंने आपको बताया था कि CHO को बोलते हैं और कीटोन ग्रुप C+O को बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ इस बारे में। अगर कोई पूछे कि रिड्यूसिंग शुगर की एग्जाम्पल बताइए तो मैं आपको बताता हूँ कि जो जितने भी मोनोसेकेराइड्स होते हैं सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। इसके अलावा कुछ डाइसेकेराइड जैसे कि माल्टोज, लैक्टोज। यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि सुक्रोज जो होता है ना, रिड्यूसिंग शुगर के अंतर्गत नहीं आता। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए। मोनोसेकेराइड्स के सारे आते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया।
मतलब ऑल मोनोसेकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, प्लस माल्टोज और लैक्टोज। यहाँ पे सुक्रोज नहीं लिखा गया है, इसका ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो दोस्तों नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? मतलब जो हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे उनको रिड्यूस नहीं कर पाता होगा, सिंपल सी बात। तो ये शुगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाते। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जैसे कि हमने अभी बताया था, फेलिंग रिएजेंट, टोलेन रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट, तो इनको रिड्यूस नहीं कर पाता। और वहाँ पे क्या होता था कि एक फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता था, जबकि यहाँ पे नहीं होगा। तो इनमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप फ्री नहीं होता, बस सेम उसका अपोजिट है। और इसके एग्जांपल है सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। मतलब उनको छोड़ के बाकी सारे एग्जांपल इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फंक्शन क्या होता है? लिविंग बींग्स को एनर्जी प्रोवाइड करना। आप रोटी खाते हो, चावल खाते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें खाते हो जिनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है ना, 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, एनर्जी देने का काम करता है मेन, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे प्रोटीन भी तो एनर्जी देता है, लिपिड भी तो देता है। हाँ बिल्कुल देता है, लेकिन सबसे पहले बॉडी प्रीफर करती है कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, और फिर उसके बाद करती है लिपिड को। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, एनिमल्स में यानी हम लोगों में ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहते हैं, और जो बाद में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, अब कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल, अब आपके अंदर बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसको स्टोर कर देगा बॉडी ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ताकि वो स्टोर रहे और जब ज़रूरत रहे तो उसका यूज किया जा सके। ये होता है एनिमल्स में। जबकि प्लांट्स में क्या होता है? स्टार्च के फॉर्म में वो चीज़ सेव रहती है या स्टोर रहती है, और बाद में उससे भी एनर्जी ही मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। अगर आप डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ोगे ना, तो डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो एक शुगर वहाँ रहती है। तो शुगर किसका पार्ट है? कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, और डाइटरी फाइबर्स जैसे सेलुलोज हो गया, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है तथा कॉन्स्टिपेशन को रोकता है। दोस्तों यदि आपको कब्ज बन गया है, ठीक है, तो आपको बोला जाता है कि आप साग सब्जियां ज़्यादा खाओ। क्यों? क्योंकि उसमें क्या रहता है? सेलुलोज रहता है, और सेलुलोज क्या करता है? डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, तो कॉन्स्टिपेशन को रोकने में मदद करता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं। अब एक और कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं, यह सेल की सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो यह कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? सेल्स को पहचानने और सिग्नल भेजने में मदद करते हैं, ठीक। तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट में आपको यह चीज़ बतानी है कि रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ठीक है।